हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 2, तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको शेयर कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ अ 20th ग्लोबल सस्टेनेबल समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली दिल्ली इन सितंबर 2025। तो 2nd एंड 3rd सितंबर को 20th एडिशन आपका हुआ था ग्लोबल सस्टेनेबल समिट का। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है। एंड इसका थीम आपका था री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी रेसिलेंट रीजनरेटिव रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये थीम थी आपकी। एंड ये जो समिट था वो किसने ऑर्गेनाइज किया था? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री आईटीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है। अब सीआईएस से जुड़ी आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इसके करंट डीजी है चंद्रजीत बैनर्जी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है एंड इसे 1895 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। अब ये जो समिट था, इस समिट में हमारे जो इंडियन डेलीगेट थे, ठीक है, जैसे आपके यूनियन मिनिस्टर थे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, इन्होंने कुछ की पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो हैं वो हाईलाइट किए थे अंडर क्लाइमेट एक्शन, जिसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे एनवायरनमेंट ऑडिट रूल्स 2025। ठीक है, इनको यहाँ पे हाईलाइट किया गया था, जिसको 29 अगस्त 2025 को आपका इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और ये जो रूल्स हैं ये सेटअप करेंगे नेशनल फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल ऑडिटिंग। ओके। अब इसमें 2 टियर सिस्टम होगा, जिसमें सर्टिफाइड ऑडिटर्स होंगे और मॉनिटरिंग एजेंसी होगी। ये मॉनिटरिंग एजेंसी आपकी है एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी, जो हैंडल करेगी रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन इन ऑडिटर्स का। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका रिवाइज्ड ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। बेसिकली जो आपका ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है इसको रिवाइज किया गया है। ठीक है। अर्लियर इट वाज लॉन्च ऑन 2023, अक्टूबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, इंसेंटिवाइज करने के लिए वॉलंटरी एनवायरमेंटल एक्शंस। ठीक है, बाय अवॉर्डिंग ग्रीन क्रेडिट्स। तो बेसिकली जो आपकी कंपनीज हैं, जैसे वो अगर ट्री प्लांटेशन या मतलब इस टाइप का कुछ कैंपेन करवाती हैं या वॉलंटरी पार्टिसिपेट करती हैं एनवायरमेंटल एक्शंस में, तो उस चीज़ से रिलेटेड आपका ये तो यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी वो कंपनी है, उसको यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे की फीचर्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे चेंजेस क्या किए गए हैं। पहला, कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती हैं, पहले ये चीज़ नहीं थी इसमें। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, रिस्टोरेशन एक्टिविटीज मस्ट लास्ट एटलीस्ट 5 ईयर। ठीक है। तो इनकी जो रिस्टोरेशन एक्टिविटीज है, जैसे ट्री प्लांटेशन की हम बात कर रहे थे, अगर ये ट्री प्लांट करते हैं तो एटलीस्ट वो आपका 5 ईयर्स तक यहाँ पे चलना चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ट्रीज मस्ट अचीव 40% कैनोपी डेंसिटी। तो ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है कि 40% कैनोपी डेंसिटी वहाँ पे अचीव होनी चाहिए। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट सेज कि आपका वन ग्रीन क्रेडिट आपका जो है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि इनको ग्रीन क्रेडिट जो है या एक तरह से अवार्ड जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है। और 1 ग्रीन क्रेडिट आपका बराबर है 1 सर्वाइविंग ट्री कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कैनोपी डेंसिटी। ठीक है। मतलब जैसे कोई आपकी कंपनी है, वो 10,000 ट्रीज जो है वो प्लांट कर रही है, ठीक है, डिग्रेडेड लैंड में, और ये आपके 5 साल तक जो है चल जाते हैं। इन दैट केस उस कंपनी को यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके। नाउ थर्ड आपका पॉइंट आता है अमेंडमेंट टू द फॉरेस्ट रूल 2023। तो रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए हैं आपके फॉरेस्ट रूल 2023 में। 31 अगस्त को ये अमेंडमेंट किए गए थे। और क्यों किए गए हैं? ताकि जो अप्रूवल है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल माइनिंग कोई कंपनी है, वो चाहती है फॉरेस्ट एरिया से लिथियम एक्सट्रैक्ट करना, इन दैट केस उसको जल्दी अप्रूवल मिल जाए। ठीक है। अगर मतलब वो पूरी कंडीशंस जो है वो फॉलो करती है, इन दैट केस उसको अप्रूवल जल्दी मिल जाए और वो अपने ऑपरेशंस जल्दी स्टार्ट कर दे। ठीक है। इस वजह से यहाँ पे इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपका जो है अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है। मेन फीचर क्या है? फास्टर क्लियरेंस यहाँ पे मिले, ठीक है, माइनिंग के लिए स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है। एंड सम लैंड्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नीडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी, मतलब कुछ लैंड्स आपके ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेने की। तो ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन की गई है। ओके।
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंडियन क्रिकेटर वाज साइंड एज अ ब्रांड एम्बेसडर बाय द स्केचर यूएसए इनकॉर्पोरेटेड टू सपोर्ट इट्स एक्सपेंशन इनटू इंडियन क्रिकेट। तो रिसेंटली इनमें से कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्केचर्स का? तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोहम्मद सिराज। इसके अलावा स्केचर्स के और भी ब्रांड एम्बेसडर हैं जैसे जसप्रीत बुमराह हो गया, ईशान किशन, यस्तिका भाटिया, कृति सेनन, कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, सुनील छेत्री। ओके, इसके अलावा एक और आपकी न्यूज है, स्काई स्कैनर ने जो है इंडिया से पहला ब्रांड एम्बेसडर जो है सेलेक्ट किया है जिनका नाम है सूर्य कुमार यादव। ठीक है, इनको स्काई स्कैनर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इनफ्लोस इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। तो रिसेंटली आरबीआई द्वारा डेटा रिलीज किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग आपके पॉइंट्स हैं कि Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में आपका क्या क्या चीज़ें हुई है। जैसे अगर हम बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो ये आपका कम हुआ है, ये 2.4 बिलियन यूएस डॉलर आपका हुआ है Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में। इसके अलावा नेट एफडीआई इनफ्लोज जो है ये आपका 5.7 बिलियन यूएस डॉलर हुआ है, जो एज कम्पेयर टू Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 आपका कम हुआ है। ठीक है, पहले ये 6.2 बिलियन यूएस डॉलर था, अब 5.7 बिलियन यूएस डॉलर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेट एफपीआई इनफ्लोज कितना है, तो ये आपका 1.6 बिलियन यूएस डॉलर हुआ है इन दी Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, जो प्रीवियस अगर हम बात करें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2025 से ये आपका जो है इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेट इनफ्लोज फ्रॉम एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ये आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, पहले 1.6 बिलियन यूएस डॉलर आपका था इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में, नाउ इट इंक्रीज टू 3.7 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट आपका बोल रहा है ऑल आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट्स जो अभी हमने पढ़े वो सारे करेक्ट हैं, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। ओके, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो आपका बड़ा है, 4.5 बिलियन यूएस डॉलर आपका हुआ है Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में। नेक्स्ट मर्चेंडाइज ट्रेड जो है वो आपका 68.5 बिलियन यूएस डॉलर हुआ है। देन रेमिटेंस जो आपका है प्राइवेट ट्रांसफर्स बेसिकली वो 33.2 बिलियन यूएस डॉलर हुआ है। देन एनआरआई डिपॉजिट जो है ये आपका कम हुआ है, Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4 बिलियन था, अभी ये 3.6 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। ठीक है, देन प्राइमरी इनकम जो है वो आपकी 12.8 बिलियन हुई है, 8 बिलियन यूएस डॉलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड recently in September collaborated with which among the following banks to provide unified collateral management services across India। तो रिसेंटली जो सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड है इन्होंने कोलैबोरेट किया है आपका आईडीबीआई बैंक के साथ एंड पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ। ठीक है, तो ए एंड बी इज द राइट आंसर, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब ये जो कमोडिटी है ये इंडिया की लार्जेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉजिस्टिक एंड एग्री सॉल्यूशन कंपनी है, और इस कंपनी ने इंडिया के साथ साथ म्यांमार में भी अपने जो नेटवर्क हैं वो एक्सपैंड किया है। नाउ 27 बैंकिंग पार्टनर्स इनके इंडिया और म्यांमार में है, मतलब टोटल 27 बैंकिंग पार्टनर्स इनके हैं। ठीक है, इंडिया और म्यांमार में। Now next is which bank has launched the third edition of its flagship initiative जिसका नाम है स्पर्श वीक। ठीक है, जिसको 1 सितंबर से 5 सितंबर तक ऑब्जर्व किया गया था अंडर द थीम रेज द बार। ठीक है, इनमें से कौन सा बैंक है जिसने स्पर्श वीक इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, मतलब इसके थर्ड एडिशन को लॉन्च किया था? तो इट इज लॉन्च बाय द एक्सिस बैंक। इट इज लॉन्च बाय विच बैंक? एक्सिस बैंक। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विद एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस टू डिस्ट्रीब्यूट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू कस्टमर इन Tier 3, Tier 4 एंड रूरल मार्केट। तो इनमें से कौन सा आपका पेमेंट बैंक है जिसका पार्टनरशिप हुआ है, जिसका कोलैबोरेशन हुआ है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ? इनके साथ इन्होंने टाई अप किया है ताकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर सके लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इनके कस्टमर्स को इन Tier 3, Tier 4 एंड रूरल मार्केट। तो इट इज योर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, कौन सा पेमेंट बैंक है? इट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, नाउ आपकी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। एक्सिस बैंक के करंट एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1993 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। Now next is match the companies with the advanced material technology transferred to them by DRDO's Defense Metallurgical Research Laboratory। तो DRDO की जो आपकी लेबोरेटरी है डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इसने रिसेंटली 3 ऑर्गेनाइजेशन को, 3 कंपनीज को अपने जो
टेक्नोलॉजीज हैं वो ट्रांसफर की हैं, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो पहली आपकी है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL, ठीक है, इसे इन्होंने रेडोम्स टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर की है। बेसिकली BHEL जो है ये मैन्युफैक्चर करेगी आपके रेडोम्स। रेडोम्स क्या होते हैं? ये आपके प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं जो मिसाइल सेंसर के ऊपर आपके लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि ये उसे प्रोटेक्ट कर सके एंड वो जो रेडार है वो आपका अच्छे से काम कर पाए, ठीक है, रेडार सिस्टम जो है वो अच्छे से काम कर पाए किसी भी वेदर में, किसी भी एयर प्रेशर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इन्हें जो है आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है DMR 1700 स्टील शीट एंड प्लेट्स की, ठीक है। अब ये जो शीट्स हैं ये हाई परफॉर्मेंस स्टील है जिसे डेवलप किया है DRDO ने, ठीक है, इट इज़ डेवलप्ड बाय द DRDO, और इसे जाना जाता है इसकी अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ की वजह से एंड हाई फ्रैक्चर टफनेस की वजह से, ठीक है। और इसे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं आपका मिलिट्री व्हीकल्स में, एयरक्राफ्ट में, मिसाइल कंपोनेंट्स में, ठीक है। तीसरा आपका आता है बोलदोता स्टील प्लांट एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनको आपका जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई है मैन्युफैक्चर करने के लिए DMR 249A HSLA हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील प्लेट्स को, ठीक है। अब ये जो है ये आपकी डिज़ाइन की जाती हैं, ठीक है, ये आपका एक टाइप है स्टील का जो डिज़ाइन किया जाता है विथस्टैंड मरीन एनवायरमेंट्स के लिए, ठीक है, टू मीट स्ट्रिजेंट मेटलर्जिकल स्टैंडर्ड, एंड इसे हम शिप बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। ओके, नाउ अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? मैच द कंपनीज विद एडवांस मटेरियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू देम बाय DRDO's लेबोरेटरी डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। तो हमें कंपनीज को मैच करना है टेक्नोलॉजी या मटेरियल के साथ। ओके, तो BHEL जो है इसे आपका मिला है रेडोम मैन्युफैक्चरिंग का काम, ठीक है, रेडोम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का काम फॉर द मिसाइल्स, ठीक है। तो ए का आपका आंसर हुआ 2। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को मिला है आपका DMR 1700 अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील शीट का, ठीक है, दैट मीन्स बी का हो गया आपका 3 एंड लास्टेस्ट सी का हो गया आपका 1, दैट इज DMR 249A HSLA स्टील प्लेट्स फॉर नेवल वेसल। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1। इसके अलावा जो आपका एक और MOU साइन हुआ है, ठीक है, DMRL का, जो आपकी DRDO की लेबोरेटरी है, इसका एक और अग्रीमेंट, एक और MOU साइन हुआ है आपका एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के साथ, AAIB के साथ। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज नीति आयोग्स फ्रंटियर टेक हब FTH रिलीज द 4th एडिशन ऑफ इट्स फ्लैगशिप फ्यूचर फ्रंट क्वार्टरली इनसाइट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू 2D मटेरियल्स। The report was developed by FTH, that is Frontier Tech Hub, along with which institute? तो recently नीति आयोग के Frontier Tech Hub and आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दैट इज IISc बेंगलुरु, इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू 2D मटीरियल, इंट्रोडक्शन टू 2 डायमेंशनल मटीरियल। ओके, ये क्लियर है? Now next is, in September 2025, India developed its first indigenously fertilizer technology, that is dash, under the leadership of Rajiv Chakraborty, President of Soluble Fertilizer Industry Association, that is SFIA। तो रिसेंटली इंडिया ने डेवलप किया है वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी को, ठीक है, और इसे लीड किया है आपका राजीव चक्रवर्ती जी ने, जो प्रेसिडेंट है सॉल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन के। अब इस टेक्नोलॉजी से, मतलब इस टेक्नोलॉजी को हमने जो है डेवलप किया है, इससे फ़ायदा क्या होगा? जो हमारा डिपेंडेंसी है, ठीक है, जो हमारी डिपेंडेंसी है फर्टिलाइजर के लिए, खासकर चाइना पे, ठीक है, चाइना से ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं आपकी, ठीक है, तो वो चीज़ अब कम हो जाएगी। फाइन, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, असम, टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल कॉल्ड द वल्चर नेटवर्क, ठीक है। तो एक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है वल्चर कंजर्वेशन के लिए, जिसका नाम है द वल्चर नेटवर्क, ठीक है। अब इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी द्वारा,
ठीक है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी है, इसने आपका कोलैबोरेशन किया है वी फाउंडेशन इंडिया के साथ, और इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है इस न्यू पोर्टल को, द वल्चर नेटवर्क। ठीक है, ये क्लियर है। अब वल्चर की बात हो रही है तो रिसेंटली इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे जो है सेलिब्रेट किया गया था। कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे। ठीक है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 6 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और ये जो पोर्टल है ये हमें लोकल लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन शेयर करेगा अबाउट दी वल्चर्स। क्लियर है। अब जो पोर्टल है ये स्पेशल फोकस कर रहा है स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स पे, जो क्रिटिकली आपके पॉपुलेशन में कम है। बेसिकली देर आर अराउंड 800 मैच्योर इंडिविजुअल्स। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। फाइन। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आपके 9 वल्चर्स की जो स्पीशीज है वो पाई जाती है। यहाँ पे आप उनके नाम देख सकते हो। ठीक है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा कि IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस क्या है। करंटली इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्लेंडर बिल्ड वल्चर, जिस पे बेसिकली आपका स्पेशल फोकस किया जा रहा है आपके पोर्टल द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इजिप्टियन वल्चर। नेक्स्ट इज रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्ड वल्चर्स एंड ग्रिफॉन वल्चर एंड हिमालयन वल्चर। तो ये आपकी जो स्पीशीज हैं ये इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका सिरियसियस वल्चर, बियर्डेड वल्चर। ठीक है, तो ये सारी स्पीशीज जो हैं ये आपके इंडिया में पाई जाती हैं। टोटल 9 प्रजाति आपके हैं। ओके, जो इंडिया में पाई जाती हैं। Now next is recently in September, the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, that is DPIIT, partnered with which of the following banks to support startups and innovator across India? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने recently DPIIT के साथ आपका जो है पार्टनरशिप की है, ताकि जो आपके स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, उनको मेंटोरशिप जो है प्रोवाइड की जा सके, उनके साथ काम करके कुछ नए इनिशिएटिव्स जो हैं वो आपके लाए जा सके। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ICICI बैंक द्वारा ये आपका टाई अप हुआ है, ये पार्टनरशिप आपकी की गई है DPIIT द्वारा। ठीक है, नाउ ICICI बैंक जो है ये डिजाइन करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा स्टार्टअप एंगेजमेंट प्रोग्राम को, विच विल बी होस्टेड ऑन दी स्टार्टअप इंडिया पोर्टल। ठीक है, जो आपका होस्ट किया जाएगा ऑन दी स्टार्टअप इंडिया पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होंगे, और सिलेक्शन कौन करेगा? DPIIT करेगा। ठीक है, तो जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होंगे उनको एक्सेस मिलेगा ICICI बैंक्स की मुंबई बेस्ड जो बेसिकली एक्सेलरेटर है। ठीक है, बेसिकली उनकी जो ब्रांच है उनके साथ काम करने का इन्हें मौका मिलेगा, जैसे डेडिकेटेड ऑफिस स्पेस इनको मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, देन मेंटोरशिप ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? स्टार्टअप्स जो हैं इनको चांस मिलेगा टू रन अ पायलट प्रोजेक्ट्स विद दी वेरियस ICICI बैंक्स डिपार्टमेंट्स। तो इनके ICICI बैंक के साथ काम करने का भी इनको मौका मिलेगा। ओके, इसके अलावा एक और आपका MOU साइन हुआ है DPIIT द्वारा किया गया है, किसके साथ? फाइजर के साथ। ठीक है, अमेरिकन कंपनी जो है उसकी सब्सिडी है फाइजर आपकी। ठीक है, इसके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया के हेल्थ केयर इनोवेशन इकोसिस्टम को। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक प्रोग्राम आपका जो है यहाँ पे द फाइजर इंडोवेशन प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम के तहत हर एक स्टार्टअप को, ठीक है, अप टू 60 लाख तक का अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो सिलेक्टेड स्टार्टअप होंगे बाय दी DPIIT उनको। ओके, नेक्स्ट है 18 मंथ का इंक्यूबेशन प्रोग्राम इनका होगा, विच विल बी डिलीवर्ड बाय सोशल अल्फा। नेक्स्ट है, स्टार्टअप जो है इनको एक्सेस मिलेगा टू एक्सपर्ट मेंटोरशिप, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल नेटवर्क का। देन स्टार्टअप्स जो हैं, सिलेक्टेड स्टार्टअप जो हैं उनको आपकी जो R&D फैसिलिटीज़ हैं फाइजर की, उनके साथ काम करने का भी मौका मिलेगा। ओके, इसी के साथ यहाँ पे क्या बोला गया है? जो इनिशिएटिव है ये सपोर्ट करेगा 14 मेडिटेक स्टार्टअप्स को इनोवेटिंग इन स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक, हेल्थ मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट इनेबलर्स। और इसका स्पेशल फोकस रहेगा आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे, ऑन्कोलॉजी पे, ब्रेन हेल्थ पे एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे। ठीक है,
Now next up question है which ministry collaborated with the Ministry of Education to launch the guidelines for co-location of आंगनवाड़ी centers with school. तो recently Ministry of Education ने एक फैसला लिया है along with Ministry of Women and Child Development कि वो relocate करेंगे basically आपके आंगनवाड़ी centers को, ठीक है। तो उसके लिए आपकी गाइडलाइंस जो हैं जारी की गई हैं और ये जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको स्कूल के पास या स्कूल्स में आपका जो है कोलोकेट किया जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये जो गाइडलाइन है इसे डेवलप किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी द्वारा इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, इस कोलोकेशन इनिशिएटिव के तहत जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको फिजिकली लोकेट किया जाएगा स्कूल प्रीमाइसेस में, स्ट्रेंथन करने के लिए आपकी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को। बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं उनको जैसे आंगनवाड़ी से वो निकलते हैं तो उसके बाद आपकी फर्दर उनकी जो स्टडीज़ है वो कंटिन्यू रहे, तो इस चीज़ के लिए इन्होंने जो है क्या सोचा है कि आपकी जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको या तो स्कूल में ही जो है आपका कराया जाए या आसपास स्कूल के हो, ताकि बच्चों की जो पढ़ाई इफेक्ट होती है उस पर आपका मतलब नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। And ensure continuity between the early learning of Anganwadi centers and formal schooling starting at grade 1. नाउ आप को लोकेशन मॉडल्स की यहाँ पे बात करें तो दो टाइप के मॉडल हैं। एक आपका है फिजिकल को लोकेशन, अगर स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आंगनवाड़ी को आपके स्कूल में ही जो है स्कूल बिल्डिंग में ही चलाया जाएगा, ठीक है। दूसरा मतलब वहाँ पे उसे लोकेट कर देंगे। देन दूसरा है कि अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है इन दैट केस आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं उनको जो है सेपरेटली ही चलाया जाएगा, बट वो आपके लिंक्ड होंगे स्कूल्स के साथ, ठीक है। नाउ जो स्टेट एजुकेशन एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं ये जॉइंटली एक्सेस करेंगे फिजिबिलिटी फॉर ईच लोकेशन। ओके, नाउ रीलोकेशन गाइडलाइंस की बात करें तो प्रायोरिटी पे ऐसे आंगनवाड़ी सेंटर्स को रखा जाएगा जो रेंटेड है, मतलब जो रेंटेड बिल्डिंग में है, पुअर क्वालिटी बिल्डिंग है, ठीक है, परमानेंट स्ट्रक्चर्स उनके पास नहीं है तो उनको सबसे पहले रीलोकेट किया जाएगा। अगर हम बात करें आपके अर्बन एरिया की तो यहाँ पे 500 मीटर्स पे विद इन 500 मीटर जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स को रीलोकेट किया जाएगा और आपके रूरल एरियाज में 1 किलोमीटर के दायरे में उनको रीलोकेट किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही गाइडलाइंस ने इंटीग्रेट किया है निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी इसको, ठीक है, भारत मिशन को और पोषण भी पढ़ाई भी इनिशिएटिव को, ठीक है, ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ 1500 करोड़ इंसेंटिव स्कीम रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक स्कीम लाई गई है 1500 करोड़ की, जिसका मेन एम क्या है कि रिसाइकल किया जाए आपके क्रिटिकल मिनरल्स को फ्रॉम अ सेकेंडरी सोर्सेस, ठीक है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये जो स्कीम है ये 6 सालों के लिए है, फाइनेंशियल ईयर 2026 से फाइनेंशियल ईयर 31 तक, ठीक है। इसे मैनेज कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अंडर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है, ठीक है, जो आपका 2025 में ही लॉन्च किया गया है। इस मिशन के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है इस स्कीम को मैनेज करेगी, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कौन कौन एलिजिबल होगा, ठीक है, मतलब कौन कौन से रिसाइकलेबल मटेरियल जो है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। जैसे आपका ई वेस्ट हो गया, ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज, देन कैटालिटिक कन्वर्टर्स जैसे आपकी कार्स वगैरह जो यूज नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अप्लाई कौन कौन कर सकता है स्कीम के लिए? स्टैब्लिश रिसाइकलर्स जिनका ऑलरेडी बिजनेस है, ठीक है। दूसरे जो न्यू प्लेयर्स हैं जैसे स्टार्टअप्स वगैरह हो गए, एंड 1/3 ऑफ द बजट इज रिजर्व फॉर द स्मॉल यूनिट्स, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो स्कीम है इसका मेन एम है कि हमें इस्टेब्लिश करना है मिनिमम 270 किलो टर्न्स ऑफ एनुअल रिसाइकलिंग कैपेसिटी, जिसमें से 40 किलो टर्न जो है वो हमारे क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये प्रोजेक्शन की गई है कि इस स्कीम के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अट्रैक्ट की जाएगी वो है 8,000 करोड़ की। साथ में ही ये जो स्कीम है अराउंड 70,000 डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट जॉब्स जो हैं वो जनरेट करेगा। साथ में ही अब बात करते हैं आपकी गवर्नमेंट इस पर फाइनेंशियल हेल्प क्या करेगी, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, जैसे जो सेटअप कॉस्ट होगी जैसे मशीनरीज की, ठीक है,
प्लांट को बिल्ड करने की, उसमें गवर्नमेंट जो है वो 20% का सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट पेज दी 20% ऑफ दीज कॉस्ट। और अगर आपका जो डिले होता है इन केस, ठीक है, इन दैट केस आपका जो सब्सिडी है वो भी कम होती जाएगी। ठीक है, इफ द कंपनीज डिले स्टार्टिंग द सब्सिडी विल बी रिड्यूस्ड। ओके, ये कंडीशन है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है कि जब सेल्स होगी, ठीक है, उसमें मतलब सेल्स जब बढ़ेगी तब यहाँ पे सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, पहले 2 साल में 40% का यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, और 5 साल में 60% का। ये कब आपको मिलेगा, जब सेल टारगेट जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की, जिसको जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। एंड इसके लिए टोटल आउटले आपका दिया गया था 34,300 करोड़ का फॉर द 7 ईयर्स। ठीक है, एंड गवर्नमेंट एलोकेशन जो है वो आपकी है 16,300 करोड़ की। फाइन। नाउ इसका मेन एम क्या है कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है क्रिटिकल मिनरल्स का उसको बूस्ट किया जाए। दूसरा है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है मिनरल इंपोर्ट की वो कम हो, एंड टू प्रमोट एक्सप्लोरेशन एंड रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग, स्पेशली हमारे लिथियम, कोबाल्ट, निकल एंड ऐसे रेयर अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स की। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु बिकेम इंडियाज 89th चेस ग्रैंड मास्टर बाय सिक्योरिंग हिज फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्म एट द एल्मेटी मास्टर्स क्वानेव कप, जो आपका कजाकिस्तान में हुआ था इन मंथ ऑफ अगस्त। तो आपके 89th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं रोहित कृष्णा एस। ठीक है, इनका क्या नाम है, रोहित कृष्ण एस। और ये आपके बिलोंग करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु से मैक्सिमम हमारे ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, अराउंड 30+ ग्रैंड मास्टर हमारे तमिलनाडु से आते हैं, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करें इनसे पहले कौन कौन से आपके ग्रैंड मास्टर बने हैं, जैसे 86 ग्रैंड मास्टर थे श्री हरि LR, ही बिलोंग्स फ्रॉम दी तमिलनाडु। देन हरे कृष्णा ARA, ये 87th ग्रैंड मास्टर बने थे। एंड 88th बनी थी दिव्या देशमुख फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कृति वर्धन सिंह फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च दी हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है हॉक सिस्टम। ठीक है, हॉक सिस्टम क्या है, ये आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको डेवलप किया है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अलॉन्ग विद निपॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन, जो जापानीज IT सर्विस प्रोवाइडर आपकी। ठीक है, इसमें ये ऑपरेट किया जाता है 4 मॉड्यूल में। ठीक है, कौन कौन से 4 मॉड्यूल हैं, पेरेग्रीन मॉड्यूल, शिकारा मॉड्यूल, हैरियर मॉड्यूल एंड कैस्ट्रियल मॉड्यूल। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि कौन सा स्टेट में ये लॉन्च किया गया है, तो इट वॉज लॉन्च इन दी तमिलनाडु। तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है, और तमिलनाडु से पहले ये केरला एंड कर्नाटका में आपका लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अब तमिलनाडु में कौन कौन से मॉड्यूल इसके इम्प्लीमेंट किए गए हैं, पेरेग्रीन एंड शिकारा मॉड्यूल जो है वो इसका इम्प्लीमेंट किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च द 4th बैच ऑफ सैटेलाइट फॉर द ग्ली फ्यूचर मोबिलिटी कॉन्स्टलेशन, ऑल्सो नोन एज ग्ली 04 कॉन्स्टलेशन, जिसमें आपके 11 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, एंड यूजिंग द स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट टू बूस्ट ग्लोबल इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिविटी। ठीक है, कौन सी कंट्री ने इसे लॉन्च किया था, तो इट वॉज लॉन्च बाय दी चाइना। फाइन। अब ये जो आपका जी स्पेस है, ठीक है, ये बेसिकली अब 30 से 41 सैटेलाइट्स का हो गया है। ठीक है, साथ में ही ये जो मिशन है इसे कंडक्ट किसने किया था, कहाँ पे किया गया था, एट दी तियान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना में। एंड इसका मेन एम क्या है, जो आपका जी स्पेस का मेन एम क्या है कि एंड ऑफ 2025 तक 72 सैटेलाइट्स यहाँ पे जो है डिप्लॉय हमें करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच एरोस्पेस कंपनी साइन अ फ्रेमवर्क MOU विद इनस्पेस टू कोलैबोरेट ऑन डेवलपमेंट ऑफ रीयूजेबल रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी। तो रिसेंटली जो एस्ट्रोफेल एरोस्पेस है, इस कंपनी ने आपका जो आपका ऑप्शन नंबर C है, एस्ट्रोफेल एरोस्पेस, इस कंपनी ने फ्रेमवर्क MOU साइन किया है इनस्पेस के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रीयूजेबल रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी।
Okay, so answer here is option number C. Now next is Infosys recently announced the acquisition of a 75% stake in which company to establish a joint venture focused on AI powered cloud and digital services. तो recently Infosys ने announce किया था कि ये acquire करेंगे 75% stake in Versant Group. ठीक है, किसमें? Versant Group में, एंड इसका टोटल वर्थ आपका है $153 million का. That Versant Group is a wholly owned subsidiary of Australia's Telstra. Okay. Now next is who has become the first Indian woman to be appointed as a Gulf Cooperation Council India Trade Commissioner under the Global Chamber of Commerce. तो recently HE जीनत कुरैशी जो हैं, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है आपका गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल इंडिया ट्रेड कमिश्नर. ठीक है, एंड अगर हम बात करें आपके गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की, तो इसे 1981 में आपका स्टैब्लिश किया गया था, और इसमें आपके जो है मेंबर्स कौन से हैं? 6 अरब कंट्रीज, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया एंड यूएई इसके मेंबर हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप, जो आपका तमिलनाडु में हुआ था, महाबलीपुरम तमिलनाडु में. सो इट वॉज वॉन बाय दी रमेश बुद्धिहल. ठीक है, रमेश बुद्धिहल जो है इंडिया के, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था, एंड इनकी अगर पॉइंट्स की बात करें तो इट वॉज योर 12.60 पॉइंट. ठीक है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. पझार एरियाना, ये आपके इंडोनेशिया से हैं, इन्होंने इनका जो पॉइंट था वो था 14.57 पॉइंट्स का. ठीक है, इनके ये पॉइंट्स थे. एंड साउथ कोरिया से कनाओ हिजिया जो है, ये पहले नंबर पे थे, इन्हें गोल्ड मेडल मिला था विद 15.17 पॉइंट्स. ठीक है, नाउ किशोर कुमार एंड रमेश बुद्धिहल जो हैं, ये आपके सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, वेरस डी श्रीकांत जो हैं, ये आपके क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे थे इन अ ओपन मैन कैटेगरी. ओके, इसी के साथ अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो इन मेन कैटेगरी जो ओवरऑल रैंकिंग थी, इंडोनेशिया पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया और तीसरे नंबर पे था इंडिया. वहीं पे अगर हम विमेंस टीम की बात करें ओवरऑल रैंकिंग की, तो पहले नंबर पे जापान था, फॉलोड बाय इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया आपका था 8th नंबर पे. ठीक है, विद 1200 पॉइंट्स. ओके, नाउ कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं. जैसे एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप जो 2025 की थी, ये फाइनल क्वालिफाइंग इवेंट था आपके 20th एशियन गेम्स 2026 का, जो जापान में आपका होगा. ठीक है, इसमें टोटल 48 कोटास अवेलेबल थे, 24 मेंस के लिए एंड 24 वुमेन्स के लिए, और हर कंट्री से अप टू 2 सर्फर्स जो हैं पर जेंडर यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते थे. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने सिक्योर किया है 2 फाइनल कोटास, एक मेन के लिए, ठीक है, स्टेट बोर्ड, एंड 1 फॉर वुमेन फॉर द शॉर्ट बोर्ड. फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो मिलेंगे सही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.